हेलो स्टूडेंट, आज हम बीओ का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप तथा कंपनी का गठन। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। व्यावसायिक संगठन का रूप क्या है, सबसे पहले इसका परिचय है। इसमें व्यवसाय को 3 भागों में इन्होंने बांटा गया है। सबसे पहला इसमें निजी क्षेत्र उपक्रम है, प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर में कौन आते हैं? प्राइवेट सेक्टर में वो कंपनी आती हैं जिनका नियंत्रण और निर्णयन, मतलब उनका कंट्रोल और उनका जो निर्णय लेने वाला होता है व्यक्ति होता है वो निजी व्यक्ति या एक व्यक्ति होता है, जैसे टाटा कंपनी, विप्रो कंपनी आदि। ठीक है। दूसरा इसमें संयुक्त उपक्रम जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज दे रखा है। इसमें नियंत्रण और निर्माण सरकार व निजी उद्यम दोनों के पास होता है। निजी भी होते हैं इसमें और सरकारी भी होते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि या तो व्यवसाय या प्रबंध निजी व्यक्ति के हाथ में होता है या नियंत्रण या निरीक्षण सरकार के हाथ में होता है, जैसे मारुति कंपनी। ठीक है। फिर होता है सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर, जिन व्यक्तियों के हाथ में नियंत्रण या निर्णयन दोनों चीज़ें होती है, उसका कंट्रोल भी और उसमें डिसीजन लेना भी, सारी चीज़ें सरकार के हाथ में होती है। तो वो सार्वजनिक होता है, पब्लिक सेक्टर होता है, सरकारी होता है, जैसे गेल या एलआईसी। ठीक है। इसके बाद निजी क्षेत्र के उपक्रम के जो प्रारूप हैं वो ये हैं। कई चीज़ों में इसमें बांटा गया है, जैसे एकल स्वामित्व, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, साझेदार सहकारी समिति या कंपनी। तो सबसे पहले एकल स्वामित्व के बारे में पढ़ेंगे। एकल स्वामित्व सोल ट्रेड होता क्या है? एकल स्वामित्व वे व्यापार होता है जिसको चलाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति होता है, जिसकी स्थापना करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है। वही उसका स्वामी होता है, वही उसका प्रबंधक होता है, वही उसका संगठन करता होता है। लाभ हानि भी वही बांटता है, लाभ भी वही कमाता है, सारे निर्णय उसी के हाथ में होते हैं। तो वो एक एकल व्यापारी होता है। ठीक है। जैसे फुटकर विक्रेता, फेरी वाला, चाट वाला, इंजीनियर, डॉक्टर, पंसारी, मोची, नाई, तो ये सभी एकल व्यापारी हैं। तो क्या एकल व्यापारी सदैव छोटे आकार का होता है? नहीं, एकल व्यापारी छोटे भी आकार के होते हैं, बड़े भी आकार के होते हैं। जितना पैसा एकल व्यापारी छोटा, कोई अगर छोटा व्यापार करना चाहता है, छोटा होता है तो छोटा होता है, लेकिन अगर कोई बड़े स्तर पर काम करता है तो वो बड़ा व्यापारी होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा एकल व्यापारी छोटा ही व्यापार करता है, बहुत से ऐसे व्यापारी भी होते हैं जो बड़ा भी काम करते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें एकाकी व्यापार के लक्षण, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेड क्या हैं, इसके लक्षण। देखिए, प्रारंभ से अंत तक इसमें सारी चीज़ें एक ही व्यापारी करता है, जो व्यापार स्टार्ट करने वाला होता है। लाइसेंस लेना या किसी को से मिलना, ये सारी चीज़ें एक ही व्यापारी के हाथ में होती है। दायित्व लायबिलिटीज़ क्या होता है कि किसी का उधार चुकाना या कुछ देना, सारी चीज़ें एकल व्यापारी के ही हाथ में होती है। जोखिम या लाभ हानि का वहन, व्यापार में लाभ या हानि हो रही है तो वो सारी चीज़ें उसी के हाथ में आएगी। ठीक है। एकाकी प्रबंध, उसको चलाने वाला, उसको मैनेजमेंट करने वाला, सारी चीज़ें एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है। एकाकी स्वामित्व वे होता है जो सारी चीज़ें एक ही व्यक्ति के हाथ में, जैसे उसमें लाभ भी वही बांटेगा, हानि भी वही बांटेगा। ठीक है। और माल को बनाना, ये सारे जो डिसीज़न होंगे वो सारे एक ही व्यक्ति होगा। निरंतरता में कठिनाई, निरंतरता में कठिनाई का मतलब है कि अगर वो व्यक्ति मर जाए या दिवालिया हो जाए तो इसमें कठिनाई होगी। ठीक है। पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं, एकल स्वामित्व का अपने व्यापार से अलग अस्तित्व नहीं होता। ठीक है। इसके बाद एकाकी व्यापार के लाभ क्या हैं? स्थापना में सरलता, एक ही व्यक्ति होता है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती, सारे निर्णय वो खुद लेता है। ठीक है। तो इसमें कोई अगर पढ़ा लिखा नहीं है, साधारण बुद्धि वाला भी है, तो वो भी अपना एक छोटा सा व्यापार स्टार्ट कर सकता है। स्थापना में मितव्ययिता, बहुत कम खर्चों में अपना व्यापार आरंभ कर सकता है। निर्णय लेने में शीघ्रता,
निर्णय लेने में शीघ्रता का मतलब है कि उसको जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने ज़्यादा निर्णय उसी हिसाब से होंगे। अगर एक व्यक्ति है तो निर्णय जल्दी लिया जाएगा, बहुत सारों के अलग अलग निर्णय हो सकते हैं तो उसमें कठिनाई हो सकती है। ठीक है, गोपनीयता कुछ ऐसे व्यापार के रहस्य होते हैं जो सफलता की कुंजी होती है। तो रहस्य सिर्फ अगर एक ही व्यक्ति चलाने वाला है तो रहस्य सारे उसी के पास होंगे। ठीक है, व्यक्तिगत संपर्क सबसे अलग अलग अपने हिसाब से वो संपर्क कर सकता है। ठीक है, व्यवसाय चुनने में स्वतंत्र अपने हिसाब से व्यापार चुन सकता है। पूर्ण स्वतंत्रता, अपने ही हिसाब से सारी चीज़ें वो कर सकता है। कार्य में लगन। ठीक है, ऋण मिलने में सुविधा, व्यापार का विकेंद्रीकरण, व्यक्तिगत गुणों का विकास, कर्मचारी से मधुर संबंध, पैतृक ख्याति का लाभ। पैतृक ख्याति का लाभ मतलब कि उसको अगर पीछे कोई उसके घर में से अगर को उसकी अच्छी गुडविल है तो उसको लाभ मिल जाता है उसके घर वालों का। तो इस तरह। ठीक है, प्रयत्न या परिणाम में संबंध, प्रत्यक्ष संबंध। इसका मतलब कि एकाकी व्यापारी जितना अधिक परिश्रम करता है उसको लाभ भी उतना ही होता है। ठीक है, इसमें हानि क्या होती है? सीमित पूंजी होती है, कम कैपिटल होती है। ठीक है, असीमित दायित्व होते हैं। इसका मतलब कि एकाकी व्यापारी का दायित्व असीमित होता है। इसमें होने वाली हानि के लिए उसकी निजी संपत्ति भी उत्तरदायित्व हो सकती है। अगर उसको कुछ नुकसान हो जाता है तो अपनी निजी संपत्ति को भी उसमें इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, सीमित कुशल प्रबंध में सिर्फ वही करता है तो सीमित होता है, ज़्यादा लोग उसमें नहीं होते या नहीं भी करता हो। अस्थायी स्वामित्व, अस्थायी अस्तित्व, मैंने बताया था कि अगर मृत्यु हो जाए तो उसका व्यापार खत्म भी हो जाता है। अनुपस्थिति के समय हानि, अगर उसने किसी वजह से कारणवश वो छुट्टी मार लेता है तो उसमें उसको हानि होगी। ठीक है, ऋद्धिपूर्ण निर्णय की संभावना हो सकता है, कभी कभी जल्दबाजी में गलत फैसले ले ले। सीमित व्यापार क्षेत्र, उसका व्यापार क्षेत्र भी सीमित हो सकता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय क्या होता है? ये एक व्यवसाय का एक अनोखा रूप है जो सिर्फ भारत में ही चलता है। इसका मतलब ये होता है कि एक परिवार होता है जो उसके जो परिवार के सदस्य होते हैं वो व्यापार का संचालन करते हैं। हिंदू विभाजित परिवार व्यवसाय हिंदू विभाजन के द्वारा नियंत्रण में आता है। परिवार में जो जन्म लेने वाला अगर एक बच्चा भी है तो वो भी उस व्यवसाय का हिस्सा होता है। ठीक है, तो लाभ हानि का जो इसमें वहन होता है, एक जो इसमें मेन जो रोल होता है वो होता है जो परिवार में सबसे बड़ा व्यक्ति होता है जिसकी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, लाभ हानि में हिस्से प्राप्ति के लिए अधिकांश अधिकारी को सहनमानसी या को-पार्सेनर कहा जाता है। ठीक है, इसकी दो विधियाँ होती है, दाया भाग या जैसे पश्चिम बंगाल में ये चलाई गई है। इसमें पुरुष और महिला सदस्य दोनों वो सहसमानसी बन सकते हैं, मतलब कि लाभ हानि का हिस्सा प्राप्त करने वाले बन सकते हैं। या दूसरा होता है मिताक्षरा, ये पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है। इसमें केवल पुरुष ही सहसमानसी बन सकते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में जो लक्षण है, संगठन का प्रारूप। तो संगठन का प्रारूप क्या होता है कि अगर एक बच्चा इसमें अगर जन्म लेता है तो वो सदस्य बन जाता है। व्यवसाय का नियंत्रण हिंदू अधिकारी अधिनियम, हिंदू सेशन एक्ट के अंतर्गत आता है। व्यवसाय में कम से कम 2 पुरुष व्यक्तियों का होना जरूरी है। ठीक है, दायित्व क्या होता है? कर्ता जो होता है इसमें उसी का सबसे ज़्यादा दायित्व होता है, ऋण चुकाने वगैरह का। नियंत्रण भी कर्ता का ही सबसे ज़्यादा होता है। निरंतर भी यदि कर्ता की मृत्यु हो जाती है तो अगला वरिष्ठ पुरुष या स्त्री स्वतः ही कर्ता बन जाता है। अवयस्क अगर कोई होता है, अवयस्क में जैसा लिख रखा है कि जो जन्म लेने वाला होता है वो पहले ही जन्म लेते ही उसका सदस्य बन जाता है। हिसाब किताब की जाँच का अधिकार कर्ता को होता है। ठीक है, या कोई और अगर उसकी हिसाब किताब की पुस्तक देखना चाहे वो तो देख सकता है। ठीक है, सदस्य की संख्या इसमें न्यूनतम 2 है, कम से कम 2 होनी चाहिए और अधिकतम पर कोई सीमा नहीं है। पंजीकरण, इसमें संयुक्त हिंदू परिवार अधिनियम का पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं होता। इसमें विशेष में लिखा हुआ है कि सन 2004 में दिसंबर में हिंदू अधिकारी अधिनियम में संशोधन के अनुसार परिवार के व्यवसाय में स्त्रियों को समान अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसके बाद इसके गुण क्या है? इसमें प्रभावी निर्णय जो कर्ता लेता है। ठीक है, व्यवसाय की निरंतरता, कर्ता की अगर मृत्यु हो जाती है तो कोई दूसरा कर्ता बन जाता है तो व्यवसाय चलता रहता है। सदस्यों का सीमित दायित्व,
सदस्यों का इसमें दायित्व सीमित होता है। व्यवसाय के प्रति संपन्न व्यवसाय के परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित किया जाता है। जितना भी लाभ होता है उसका विभाजन कर लिया जाता है। ठीक है, इसकी सीमाएं क्या है? सीमित संसाधन होते हैं। इसके साथ कर्ता का असीमित दायित्व, अगर कभी कोई ज़रूरत पड़ गई संपत्ति की तो कर्ता की जो निजी संपत्ति है उसको भी इसमें यूज़ में लिया जा सकता है। ठीक है, सदस्यों के बीच मतभेद अगर हो जाते हैं तो सभी, जैसे निर्णय सभी कर्ता के हाथ में होते हैं, तो अगर कोई सदस्य निर्णय मानने से इनकार करता है तो उसको आपस में बैठकर सुलझा सकते हैं। ठीक है, सीमित प्रबंध कुशल क्या होता है? जैसे कर्ता के हाथ में ही प्रबंध का भी सारी जिम्मेदारी होती है, तो निर्णय की सारी जो क्षमता है वो कर्ता के ही हाथ में होती है। तो इसका मैं आगे का चैप्टर आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल इतना ही है, आगे का हम कल को समझेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।